बड़े आदमियों के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने उनको बड़े कंसल्टेंट के भरोसे छोड़ रखा है। मेरे पास जो बंदा आता है उसका टिकट साइज होगा 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ के बीच में, लेकिन हाँ, छोटे को बड़ा मैं बना देता हूँ, ये जिम्मेदारी है। तो हमारे पास कई ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 करोड़ के रेवेन्यू पे आए, वो 22 करोड़ हो गया 7 महीने में, या किसी का 5 करोड़ से 40 करोड़ हो गया 11 महीने में। तो तुम सोचते हो कि बिजनेस का मतलब है कि मेरे नीचे 10 आदमी काम करेंगे, मैं खूब पैसे कमाऊंगा और मैं खूब फ्री रहूंगा। तो बिजनेस के शुरुआती 5 साल मेरे से सुन लो, शुरुआती 5 साल तुमको नींद ढंग से नहीं आएगी, तुम सुबह जल्दी जगोगे, रात को लेट तक जगोगे, तुम्हारे सुबह का शाम का कोई अता पता नहीं है, तुम्हारे दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद होगा, तुम्हारा रिश्तेदारी में आना जाना बंद होगा। तुमको शुरुआत में 2-5 साल मेहनत करके बिजनेस में घुस के हाथ जला के बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, फिर तुम एंटर करोगे मेन बिजनेस के गेम में। अजीब सी चीज़ बताता हूँ सक्सेस को लेके, बहुत अजीब है। पैसा कमाने की सोचोगे तो पैसा नहीं आता। आप बोल दो मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं आ रहा हूँ प्योर सेवा के हिसाब से, यानी ये जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ ना, इस प्रोडक्ट का एम पैसा कमाना है ही नहीं। इस प्रोडक्ट का एम है कि जो आदमी इस प्रोडक्ट को काम मिले वो खुश हो जाए, मजा आ जाए उसको। ये सोच के काम कर दो, फिर पैसा बरसेगा। लोग फेल हुए ना, उनका पैटर्न है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी केस स्टडी किया। सीसीडी मैंने केस स्टडी की थी, अनिल अंबानी मैंने की थी, और बहुत सारे वीडियोकॉन मैंने की थी। तो पैटर्न होता है इनका कि यार ये लोग ऐसे करते हैं तो फेल होते ही होते हैं। तो सक्सेस का भी पैटर्न है, तो फेलियर का भी पैटर्न है। तो लोग सक्सेस के पैटर्न पढ़ते जाते हैं, मैं कहता हूँ फेलियर का पढ़ो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बता सकते हो क्या भाई एक पैटर्न जो आपने एक सक्सेसफुल पैटर्न लोगों में देखा? अगर बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ, सो रेवेन्यू से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा भाई, करंटली कौन से रेवेन्यू सोर्सेज आपके हैं, और फिर लोगों को भी कौन से रेवेन्यू सोर्सेज पे फोकस करना चाहिए आज के टाइम पे? सो देखो, रेवेन्यू सोर्सेस के बारे में तो आपने सब जगह से सुना होगा कि इट शुड बी मल्टीपल ओनली। एक तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। मतलब बड़े बड़े जितने भी बड़े बिजनेस मैन है, इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति सिंगल रेवेन्यू पे नहीं बैठा है, क्योंकि वो चीज़ कभी भी हिल सकती है आपके। सो मेरे अगर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात की जाए तो मेरे, अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ यूट्यूब की, अगर मैं बात करूँ तो मेरे टोटल इनकम का 10% से भी कम आता है, और यूट्यूब के अंदर मैं सब इंक्लूड कर रहा हूँ। यूट्यूब की एडसेंस की जो इनकम आती है, प्लस जो फेसबुक की इनकम आती है, प्लस जो इंटीग्रेशन आता है, वो सब मिला के भी देखा जाए, वो सब 10% से मैं नीचे ही रखता हूँ। उसके बाद मेरा जो मेन वर्क है, वो मेरी इनकम आती है, वो आती है मेरे जो क्लासेस चलती है, जो कोर्सेज मेरे होते हैं। मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ मेरे कोर्सेज में कि प्री रिकॉर्डेड कोर्स कम हो, मैं डायरेक्टली लाइव लूँ, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज में इस इशू रहता है कि आदमी खरीद लेता है, वह करता नहीं है। तो मेरा मन ऐसा कहता है कि यार करना चाहिए ना उसको। तो मैं लाइव क्लासेस बहुत सारी लेता हूँ, मैं इवेंट्स बहुत सारे करता हूँ। तो मेरे अगर सोर्सेस की आपको मैं बात करूँ तो जो मेरा एडसेंस से इनकम आती है सोशल मीडिया से, जो यूट्यूब या फेसबुक देते हैं, वो इनकम एक हो गई। इंटीग्रेशन जो ब्रांड के आते हैं, वो इनकम दूसरी होगी। तीसरा जो मेरी एक कोर्सेस वाला पार्ट है, जहाँ पे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, वो इनकम एक होगी। फिर एक मेरे कुछ मिनी कोर्सेज हैं जो रिकॉर्डिंग पे चलते हैं, उसकी इनकम एक हो गई। उसके बाद मैं पांचवी इनकम की आपसे बात करूँ तो मेरा जो मैंने 1-to-1 कंसल्टिंग का गेम, उससे काफ़ी अच्छी वो इनकम मेरी सबसे बेस्ट इनकम आप कह सकते हो, जो 1-to-1 कंसल्टिंग में देता हूँ। वो आप तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को देते हो? सर मैं बड़े बड़ों के लिए तो कुछ भी नहीं करता हूँ, आप एमएसएमई के लिए? समझो। हाँ 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 बड़े आदमियों के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने उनको बड़े कंसल्टेंट के भरोसे छोड़ रखा है। हाँ। मेरे पास जो बंदा आता है उसका टिकट साइज होगा 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ के बीच में, लेकिन हाँ, छोटे को बड़ा मैं बना देता हूँ, ये जिम्मेदारी है। तो हमारे पास कई ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 करोड़ के रेवेन्यू पे आए, वो 22 करोड़ हो गया 7 महीने में, या किसी का 5 करोड़ से 40 करोड़ हो गया 11 महीने में। तो इस तरह के हमारे पास किस्से बहुत है कि सेम टीम है, सेम कैपिटल है, एक दुकान थी फिर हमने 4 दुकान कर दी, या भी हमारा 150 करोड़ का टर्नओवर था, हमको लगा इससे ऊपर क्या जाएगा, वो एक साल में 270 चला गया, 55 करोड़ से कोई 230 करोड़ चला गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे 1-to-1 कंसल्टिंग के रिजल्ट्स हैं, और ये भी हम बहुत ज़्यादा सिलेक्ट। अच्छा, मेरी ये इनकम कम क्यों है? क्योंकि मेरे पास अगर 100 एप्लीकेशन आती है कि हम आपके साथ 1-to-1 करना चाहते हैं, उनमें से 85 को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कि भैया आपका नहीं हो पाएगा। आइदर 2 कारण से, मेजर कारण ये है कि भैया अभी आप उस लेवल पे ही नहीं हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति कहता है सर मेरा बिजनेस कंसल्टेंट ही, मैंने कहा आपकी टीम, बोले मैं टीम ही नहीं, मैं अकेला हूँ। मगर अभी आपके लिए टू मच हो जाएगा, आप मेरे बाकी कोर्सेज से लीजिए। या कोई कहता है 2-3 आदमियों की टीम है, कोई बंदा कहता है मैं टीम है 8-10 आदमियों की टीम है, प्रोडक्ट ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो जो व्यक्ति एक लेवल तक पहुँच चुका है उसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं, बड़े बिजनेसमैन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 500 करोड़ वाले आदमियों को कह रहा हूँ, पर मैं कहता हूँ हाँ, कम से कम तुम 2-3 करोड़ का बिजनेस है, वहां से तुमको 20-30-200 की जर्नी में करा सकता हूँ। फिर अभी है हम नई कंपनी प्लान कर रहे हैं,
IPO लाने के लिए। तो आई एम गोइंग फॉर मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस अच्छा। और मैं एक कंपनी लेके आ रहा हूँ जो जो मेरे इतने जितने भी SME हैं जिनको हमने बड़ा किया, अब इनको फंड रेजिंग में भी हम हेल्प करवाएंगे। अच्छा, वेरी तो उसके इंटरेस्टिंग। लिए इनके लिए IPO लेके आ रहे हैं, तो मैं उस रिगार्डिंग ही सिलसिले में काफ़ी मीटिंग अभी बॉम्बे आना जाना लगा रहेगा। तो बहुत सारी कंपनीज है अक्रॉस इंडिया, छोटी छोटी SME IPO भी अगेन बड़े के लिए कुछ नहीं करता SME IPO है, उसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों का IPO आए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग भाई। अच्छा, जैसे मेरी ऑडियंस है ज़्यादातर यंग लोग हैं, यंग लोगों को स्टार्ट करना है, उनको भी अगर 2 करोड़ 10 करोड़ तक के पहले आना है, तो उनके लिए कुछ आप बता सकते हो कि उनको क्या करना चाहिए? अगर जीरो से, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम कि जीरो से कैसे स्टार्ट करें? जीरो से स्टार्ट करने की सबसे पहली चीज़ मन में आपके ये चीज़ है कि यार मेरे को स्टार्ट करना है, तो पहली बात तो किसी के भी कहने से बिजनेस नहीं करना। ये लिख लो, रूल है ये। अगर तुमको फेल होना है तो उसकी गारंटी देता हूँ, किसी के कहने से बिजनेस करना है फेल होने की गारंटी है, ठीक। तो ये तो मेरी गारंटी ले लो कि तुम फेल होगे। तो किसी के कहने से, कोई पूछे ना से बताओ क्या धंधा करें, बताओ क्या बिजनेस करें, तो ऐसे नहीं करना। बिजनेस वो करना जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो कि यार ये काम मुझे बहुत अच्छा आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे बहुत अच्छी आती है, इस प्रोडक्ट की मुझे बहुत अच्छी समझ है, या तो मुझे समझ अच्छी है या मेरा इंटरेस्ट गहरा है। बस इन दोनों में से जो चीज़ हो उस पर घुस जाओगे तो ही सफलता है, नहीं तो किसी में नहीं है। तो सबसे पहले तो किसी की देखा देखी नहीं करनी, दूसरे किसी के कहने से नहीं करना, करना वही जो तुमको आता है या जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, बिजनेसमैन की लाइफ वैसी होती है जैसी तुमने टीवी में, वेब सीरीज में या मूवी में देखी है, ये मिथ है, ऐसी नहीं होती है। ऐसे बिजनेसमैन की लाइफ होती है बिजनेस के सेट होने के 10-20 साल के बाद। तुम जिस बंदे से इंप्रेस हो कि भाई सर वो मैंने ना बाजार मूवी देखी थी और वहाँ पे हमारे जो सैफ अली खान थे वो ऐसे हो रहे थे कि रोकड़े वाले थे, तो वो 20 साल के बाद वैसे बने थे। या गुरु भाई में देखो यार अभिषेक बच्चन, तो 20 साल बाद वैसे थे। जिसको तुम आइडलाइज करो ना मैं ऐसा बनूंगा, वो अपनी जिंदगी के 25 साल बिजनेस करके वैसे है। तो तुम पहले साल वैसे नहीं होगे, तुम लिख लो। तो तुम सोचते हो कि बिजनेस का मतलब है कि मेरे नीचे 10 आदमी काम करेंगे, मैं खूब पैसे कमाऊंगा और मैं खूब फ्री रहूंगा। तो बिजनेस के शुरुआती 5 साल मेरे से सुन लो, शुरुआती 5 साल तुमको नींद ढंग से नहीं आएगी, तुम सुबह जल्दी जगोगे, रात को लेट तक जगोगे, तुम्हारे सुबह का शाम का कोई अता पता नहीं है, तुम्हारे दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद होगा, तुम्हारे रिश्तेदारी में आना जाना बंद होगा। तुमको शुरुआत में 2-5 साल मेहनत करके बिजनेस में घुस के हाथ जला के बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, फिर तुम एंटर करोगे मेन बिजनेस के गेम में। लेकिन ये करना जरूरी है। अगर तुमको लगता है ये मेरे से नहीं झेलता, मुझे तो महीने की 1 तारीख को फिक्स इनकम चाहिए, तो बिजनेस में नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती है। तुमको सेटल्ड लाइफ चाहिए कि मैं 10 से 6 फ्री हो जाऊं, बिजनेस में शुरुआत में सेटल्ड लाइफ नहीं होती, टाइम से कोई आदमी फ्री नहीं होता, ठीक। तो ये चीज़ों के लिए तुम तैयार हो कि हाँ मैं 2-5 साल ऐसी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो भैया फील्ड में वेलकम, नहीं तो भाई साहब मत आना, ठीक है ना। दूसरी चीज़, एक जरूरी नहीं है कि बिजनेस करना है तो जॉब छोड़ के ही बिजनेस किया जाए, या जॉब जिंदगी में करनी ही नहीं, मैं बिजनेस। जॉब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम्हारा जॉब का पर्पस क्या है? तुमने कहा मैं जॉब कर रहा हूँ 3 साल, पर्पस है पैसे इकट्ठे करूंगा बिजनेस के लिए, बहुत अच्छी बात है, जॉब करो। जो कहता है सर मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ सीखने के लिए, मैं खुद के डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डालूंगा, मैं पहले 3 साल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करके सीखता हूँ कि काम करते कैसे हैं, क्लाइंट कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, फिर मैं काम करूंगा। वेरी गुड। तो तुम जॉब करो सीखने के लिए, जॉब करो एक्सपोजर के लिए, जॉब करो गलतियां करने के लिए, जॉब करो पैसे इकट्ठे करने के लिए। फिर जब सीख के कि अच्छा मुझे मार्केट समझ में आ गया, बंदा समझ में आ गया, धंधा समझ में आ गया, अब मैं करता हूँ। तो कई लोग 18-19 साल के बच्चे, अरे सर मैं जीवन में क्या करूँ, भाई 19 का ही तो है, तू 5 साल जॉब ही कर ले, 24 की उम्र में बिजनेस आएगा, कोई गलत नहीं है। तो 30 में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना लेट आएगा उतने ज़्यादा पैसे लेके आएगा, उतना ज़्यादा प्रिपेयर होके आएगा, उतने ज़्यादा कनेक्शन होंगे, उतना ज़्यादा लंबे समय तक झेल लेगा। तो ये वाली चीज़ आपको करनी चाहिए बिजनेस का, ये 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। राइट, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली ये आपने। माइंडसेट वाली बात बता रहा हूँ, स्किल अलग पार्ट है, उस पर कभी और बात करेंगे या अगले क्वेश्चन में बात कर लेंगे। लेकिन माइंडसेट ये है कि राइट। देखा देखी मत आना, कहने में मत आना, मजा मत समझना, और जॉब करना गलत नहीं होता भाई। मैं एक चीज़ नोटिस किया भाई, हर अच्छी चीज़ का ना पहले हवा आती है और फिर वो हवा तूफान बन के सबको लाइक गिरा बर्बाद कर देती है कहीं ना कहीं। देखो ये सब भी आजकल स्टार्टअप के हाथ भी हो रहा है। स्टार्टअप आया, बहुत अच्छी चीज़ है, अभी भी होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन ये हवा कब तूफान बन रहा है, धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही है। वो जो नेगेटिव साइड है, आप कहीं ना कहीं ये बता रहे हो ना,
मैंने भी कई सारे वीडियो बनाए स्टार्टअप से रिलेटेड, अच्छी बातें बताई है, लेकिन तब है ना स्टार्टअप का कुछ था ही नहीं ज़्यादा, तो मैं थोड़ा मोटिवेट कर रहा था लोगों को। अब मैं नोटिस कर रहा हूँ ना, मोटिवेशन इतना ज़्यादा हो गया कि अब बच्चे लोग, कई सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, भाई मेरे को ना स्कूल छोड़ देता हूँ, कॉलेज छोड़ देता हूँ, बिजनेस चालू करना है। बट उनके पास ना विजन है, ना क्लैरिटी है, ना स्किल है, ऐसे कैसे बन पाएगा? तो ये भी मैं अब चाहूँगा कि आप और कुछ ऐसा बताओ, डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप, जो अभी क्या डार्क साइड क्या क्या होता है, क्या क्या गलतियाँ जो मैक्सिमम लोग स्टार्टअप के चक्कर में कर देता है। जैसे आपने तो 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी बताई कि लोगों को लगता है बहुत फैंसी लाइफ मिलेगी, लग्ज़रियस लाइफ मिलेगी, नहीं मिलने वाली है, बहुत टाइम तक नहीं मिलने वाली है, और आपको लगेगा कि यार जितना टाइम आप जॉब के लिए करते हो उससे डबल ट्रिपल टाइम आपको देना पड़ेगा, मेंटल पीस चले जाएगा, ये सब चीज़ें मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ। तो ऐसी और भी क्या चीज़ें हैं आपको लगता है? देखो एक चीज़ है, जैसे इंडिया में एक समस्या क्या है, इंडिया में कोई भी आदमी कोई एक काम देख लेता है सेटल्ड, कि यार ये जीशान भैया ने यूट्यूब चैनल खोला और तब से खूब पैसे कमा लिए, गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया, तो अब तो यूट्यूब चैनल ही जीवन है। तो अब आपको देख के 100 और 100 को देख के 1000 को देख के लाख आएंगे और फिर लेनी देनी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या अगेन, क्योंकि जीशान भाई ने क्यों कमाया, वो अपना इंटरेस्ट देख के आए थे, वो अपनी एक्सपर्टाइज देख के आए थे, तो उन्होंने खेल दिया। अब तुम जीशान भैया को देख के आए हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो पहली चीज़, तुम्हारे बिजनेस को स्टार्ट करने का पर्पस क्या है। तुम स्टार्टअप चालू करोगे 100% चलेगा, मैं खड़ा हूँ, तुम मेरे से पूछो, कोई बात, मेरे चैनल पे जाओ, 100% स्टार्टअप चलेगा। लेकिन तुम स्टार्टअप में क्या कोई वास्तव में एक जेन्युइन समस्या का समाधान कर रहे हो, या धूल में लट्ठ दे रहे हो? वास्तव में जो प्रोडक्ट बना रहे हो वास्तव में बाजार से अच्छा है क्या? अगर 100 प्रोडक्ट बाजार में है तो तुम 101 वाई लेके आ रहे हो, कोई चेंज नहीं है, बस नाम अलग है, तो फिर नहीं चलेगा ना। प्रोडक्ट जो लेके आ, अगर तुम कह रहे हो मैं बढ़िया प्रोडक्ट बढ़िया सर्विस ला रहा हूँ, क्या वो बाकी प्रोडक्ट से अच्छा है? क्या बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट है? क्या बाकी प्रोडक्ट से सस्ता है? क्या कोई ऐसी नीड पूरी करता है जो वो नहीं करते? क्या ऐसी प्रॉब्लम दूर करता है जो वो नहीं करते? अगर ऐसा है तो लाओ ना बिजनेस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर तुम देखा देखी ला रहे हो कि एक बिजनेस प्लान की पीपीटी बनाएंगे, फिर एक जगह से फंडिंग ले लेंगे, फिर उस फंडिंग को मार्केटिंग में लगा के वैल्यूएशन बढ़ा के इनसे ले लेंगे, फिर इसकी टोपी इसके सर कर देंगे। तो इस चक्कर में मत आओ, फिर ये आउटराइट फ्रॉड की श्रेणी में आ जाता है। अगर ऐसा कर रहा है कोई आदमी कि बस कागजों पे चीज़ बनाएगा और एक के दूसरे को चिपका के जाएगा, तो फिर तो फ्रॉड ही है, क्योंकि ना प्रोडक्ट है, ना सर्विस है, ना कोई लेना देना है। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, आपके प्रोडक्ट में वास्तव में दम हो। और आपको एक वो है ना, जैसे एक आपने कहा था या किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि हाँ अभी मैं एक ऐसी रील देख रहा था किसी की, वो जेट बिजनेस में है, वो जेट खरीदते बेचते हैं वो। तो उसने कहा कि भाई इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है तब क्या कर दो? बोले मेरे को जिंदगी भर करना ही है, तो इकोनॉमी ऊपर हो नीचे हो मेरे को क्या पता, मुझे तो करना ही है ना। हाँ, हाँ। तो जब आपने स्टार्टअप को कह दिया कि इस आइडिया के नाम मेरी जिंदगी, हुँ। तो आइडिया में कूद जाना। अब तुमने कहा सर एक प्रोडक्ट है, देखो 6 महीने देखते, चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। तो जब तुम्हारा पीछे रास्ता खुला है कि यार ये चला तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हारा तो जा ही रहा हूँ, तो वो रास्ता हमेशा दिखेगा, तुम्हारा फोकस ही नहीं आएगा। तो अगर तुम कह रहे हो कि यार ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि जिंदगी देने को तैयार हूँ, यही करूंगा जीवन जाम, कुछ भी हो, 2 पैसे कम कमा लेंगे पर यही करेंगे, तो तुम्हारी सफलता आ जाएगी। एक अजीब सी चीज बताता हूँ सक्सेस को लेकर, बहुत अजीब है। पैसा कमाने की सोचोगे तो पैसा नहीं आता। आप बोल दो मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं आ रहा हूं प्योर सेवा के हिसाब से। यानी ये जो प्रोडक्ट बना रहा हूं ना, इस प्रोडक्ट का एम पैसा कमाना है ही नहीं। इस प्रोडक्ट का एम है कि जो आदमी इस प्रोडक्ट को काम मिले वो खुश हो जाए, मजा आ जाए उसको। ये सोच के काम कर दो, फिर पैसा बरसेगा। और तुमने कह दिया कि यार प्रोडक्ट में अपना पैसा कैसे बनेगा, तो फिर पैसा नहीं बरसता। तो पैसे की यही गेम है कि पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है, कस्टमर के बारे में सोचना है। ये आप जो बोले ना, इसको मैं पैराडॉक्स ऑफ लाइफ बोलता हूँ। कई सारी चीज़ें ज़िंदगी में ना, जो हम, जैसे पैसा कमाना है तो पैसे के बारे में मत सोचो, तभी ज़्यादा पैसे आएंगे। अगर अच्छा लीडर बनना है तो ज़्यादा लीडर बनने का मत सोचो, अच्छे से काम करो, लीडर बन जाओगे। कई सारी चीज़ों में ऐसा होता है ना, जो जो लोग नहीं इसमें ज़्यादा। एक पैराडॉक्स ऐड करूं मैं, हाँ, छोटा हाँ, सा। बोलो ना। आपने कहा राहुल जी आपकी वीडियो फटती है, इतने व्यूज आते हैं, क्या करते हो? मैं व्यूज के बारे में नहीं सोचता। सोचता हूँ, हाँ, राइट, एग्जैक्टली। मेरे व्यूज इसलिए आते हैं कि मैं ये नहीं देखता कि भी क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या बंदा चल रही है, नहीं। मेरा मन है यार जोहो पे बनाएंगे वीडियो, सर वो तो ट्रेंड में भी नहीं है, उसको तो कोई जानता भी नहीं है, मत जानने दो, मैं दोनों ट्रेंड में, मैं तो इस पे ही बनाऊंगा। राइट। इस पे बनाया वो वीडियो 3-4 मिलियन बन लेकिन गया। हाँ, आप है ना उस चीज़ पे बना रहे जिस पे आप जेन्युइनली बिलीव करते हो करते हो। जैसे मैंने बुक में चालू किया, जब बुक समरी का कोई चैनल था ही नहीं, बट मैंने बनाया। मैंने ये नहीं देखा कोई और बना रहा है, किसी पे आ रहा है। मेरे को मालूम था कि बुक बहुत पावरफुल चीज़ है, इसने अगर मेरी लाइफ बदली है तो पक्का 1000 लोग तो ऐसे होंगे, करोड़ की आबादी में 1000 लोग को तो मैं लाइफ पे इंपैक्ट कर लूंगा। सिर्फ ये सोचते, मुझे लगता है ये सोचने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। तो आप ये सोचते ना कि यूट्यूब एक चैनल बनाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर व्यू आएंगे, लोग तारीफ करेंगे, मेरे से सेल्फी लेंगे, पैसा आएगा, मजा आएगा, तो आपका चैनल नहीं बढ़ता। आपने ये सोचा ही नहीं, आपने कहा लोगों की हेल्प करते हैं, चलो तो हेल्प करने के लिए निकल जाओ, पैसा तो बैठा है तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा रहा। आपने बिजनेस की भी बात बोली, लोग सिर्फ बिजनेस बिजनेस पे बहुत फोकस करते हैं। उससे अच्छा आप फोकस करो कि प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे रहे हो। क्या कोई
इंसान पतला है उसको मोटा करने में हेल्प कर रहे हो, कोई इंसान को लाइक टाइम बचाने में हेल्प, किस तरीके से आप वैल्यू अच्छा, ऐड एक करो और चीज है बेसिकली। इसमें, और चीज है, लोगों को ऐसा लगता है यूनिक प्रोडक्ट बना देते हाँ, हैं, यूनिक सर्विस बना देते हैं। हाँ, भाई जिंदगी में कुछ तो यूनिक नहीं है, मैं बताऊं, हाँ, सारी चीजें एक जैसी है। राइट, तुमको उसमें छोटे छोटे से गैप ढूंढने हैं, Right. बहुत छोटे छोटे से गैप ढूंढने हैं। जीरोधा की सक्सेस हुई, जोहो की सक्सेस हुई, जोहो ने क्या यूनिक क्या बना दिया, वो चीज ऑलरेडी प्रोडक्ट था, बस वो प्रोडक्ट क्या था कि बड़े लोग, बड़ी कंपनियां बड़े लोगों को दे रहे थे, उन्होंने कहा वही प्रोडक्ट छोटे रूप में बना के छोटे लोगों को दे देता हूँ, तो चल गया जोहो। और राहुल जी आपकी सक्सेस कैसे यार, आप यूट्यूब में इतना धूम धड़ाका करने के बाद भी कहते हो कि यूट्यूब इनकम का 10% भी नहीं है, तो यार ऐसा क्या कर रहा है आपके साथ। मैं कहा भाई साहब मैंने क्या कहा, बड़े की बात ही मत करो मेरे से, मैंने एज ए कंसल्टेंट बड़ी कंपनी के साथ काम किया, मुझे पता है डेट सिंडिकेशन क्या होता है ना, आप फंडिंग कैसे रेस करते हैं, मर्जर कैसे होता है, एक्विजिशन कैसे होता है, सारी बड़ी चीज़ों की नॉलेज है जो बड़े लोगों लेकर के मैं बड़ी बड़ी फीस कमा सकता हूँ। मैं कहा नहीं, नॉलेज सारी है, वो वाली नॉलेज लेके नीचे आएंगे और किसको बताएंगे, एमएसएमई को बताएंगे। सुपर 30 से बहुत इंस्पायर हूँ। वो कहता भैया राजा का बेटा ही राजा थोड़ी बनेगा, राजा वो बनना चाहिए जिसमें काबिलियत हो। तो बड़े कॉर्पोरेट को कंसल्टिंग दे दे के कितना बड़ा बनाओगे यार, इसमें काबिलियत है इसको कोई बता क्यों नहीं रहा, तो वो काबिलियत लेके आए। तो मैंने देखा जाए तो बहुत यूनिक चीज़ कर दी राहुल जी, मजा ही आ गया। पर क्या यूनिक हुआ भाई, एक छोटा सा गैप था कि यार इनको कोई नहीं दे रहा, यही चीज़ दे दो, हो गया यूनिक चीज़। तो छोटे छोटे गैप होते हैं, उनको प्लग कर दो। और वो गैप कैसे प्लग कर पाता है आदमी, उसका भी बेस्ट चीज़ बताता हूँ आज आपको। इतनी केस स्टडी की है सैकड़ों, आप खुद एज अ बंदा जिस चीज़ को दुख पाते हो ना, उसका इलाज करने निकल जाओ। जैसे आपने कहा यार मैं किताब पढ़ने का शौक है, कोई किताब के बारे में बताता ही नहीं है, चल यार मैं किताब का काम चालू कर देता हूँ, सीधा चल गया। अब आपने कहा यार मैं ना, यार एडिटर वेडिटर की बहुत कमी होती है यार, बहुत दिक्कत है यार, ये मैंने दिक्कत फर्स्ट की, इसका सॉल्यूशन करने निकल पड़े, वो कंपनी बना दी, वो चलेगी कंपनी, 100% चलेगी। मैंने कहा यार मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ, जब मैं छोटा था कोई मैं बताया नहीं मुझे कि कुछ करना चाहिए, काश कोई बताता, चलो मैं ही बता देता हूँ। जो प्रॉब्लम आपने फेस की, जैसे एडिडास का जो जूता बना था, वो खुद रनर था, अब उसको जूते नहीं मिले, उसने कहा यार जूते नहीं मिल रहे, मेरे हिसाब के मिलते नहीं है, खुद ही बना लेता हूँ, तो बन गया एडिडास। तो जो चीज़ आपको प्रॉब्लम, खुद प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना आप, बहुत बड़ी देखो, आप कहते राहुल जी आपकी वीडियो मस्त चलती है क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट होते हो, मैं लोगों से मिलने थोड़ी गया, पर वो जो लोग फील कर रहे हैं मैं फील कर रहा था। मैंने कहा मैं अगर ये फील करता हूँ तो क्या होगा, मैंने खुद को ही, मतलब मैं ही मेरी ऑडियंस मैं मान के चालू हो गया, सेम काम हो गया। सेम सेम भाई, मैं सेम सेम काम करना कई है। बार मैं भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं लिखते वक्त ये सोचता हूँ कि ये जब मैं बोलूँगा तो सामने वाला क्या फील करेगा, उसको कन्फ्यूजन होगा, उसको समझ में आएगा, उसको हंसी आएगी। अगर है ना आप अपनी ऑडियंस बनने की कोशिश करोगे ना, मतलब आपके जैसे हजार लोग हैं यार, नहीं हम भी मैं आम ही देखो है आप ना। समझो, आपके जैसे लोग ही आपके पास आएंगे, बात सुनना। राइट। मैं है ना एक देसी आदमी हूँ सर, हम्म मुझे है ना कॉफ़ी पीने का शौक नहीं है, मुझे चाय की थड़ी पे बैठ के चाय पीने में मज़ा आता है। हम्म तो मैं अगर टपरी नुमा काम करूंगा और चाय करूंगा, तो मैं जानता हूँ कि चाय, मैं जो चाय बेच रहा हूँ ना 20 रुपए वाली, जो पीने आएगा ना वो क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं खुद ही वैसा हूँ। तो ऐसा काम करूंगा ना मैं हिट कर जाऊंगा। और मैं अगर स्टारबक्स जैसी चेन खोलूंगा ना, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे दिमाग में वो बात नहीं आती कि अरे जो एक बंदा मर्सिडीज से उतर के 500 रुपये की कॉफ़ी पी रहा है ना, ये सोच क्या रहा है यार, अपने समझ नहीं आती ये क्या चलता है, मैं उस दौर में ही नहीं हूँ, तो मेरा कस्टमर नहीं है वो, कभी मैं उसको टच भी नहीं कर पा। मैं कोशिश करूंगा, बहुत करूंगा, ठीक ठाक सफल होऊंगा, लेकिन मैं ऐसे में तो बहुत खतरनाक सफल होऊंगा। जैसे कई लोग कहते हैं राहुल जी आपकी इंग्लिश वीक है क्या, मैं कहा नहीं भाई इंग्लिश आती है अपने को, सीए मैंने इंग्लिश में किया है, मैं लिखता इंग्लिश में हूँ, बोलता इंग्लिश में हूँ। तो बोला हिंदी में वीडियो क्यों बनाते हो, मैंने कहा ऐसा है तो अंदर की भाषा तो यही है, हाँ और मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, मैं हिंदी वाले बहुत इंजॉय करते हैं। हाँ अब मेरे को क्या इंग्लिश में भी बना सकता हूँ वीडियो, लेकिन मुझे पता है मैं जब इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा तो शायद इंग्लिश में मेरे से अच्छे बनाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, हाँ राइट हिंदी में मैं अच्छा हूँ, राइट मैं तो हिंदी में बनाऊंगा वैसा। राइट। ये सेम चीज़ भाई मेरे साथ भी हुआ। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया ना तो मेरा दिमाग था कि इंग्लिश में बनाते हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग के 2 वीडियोस इंग्लिश में ही बना, बट उस पर इतना व्यू नहीं आया। जैसे ही मैंने बोला लेकिन हिंदी में बनाया, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट किया, रिच डैड पुअर डैड की पहली समरी हिंदी में डाला, वो पहले ही वायरल हो गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं दिल से ज़्यादा बोल पाया। आज भी मैं भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ, लेकिन मैं हमेशा हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा फील आके अच्छे से बात हो सकता है, जैसा जिससे मैं ज़्यादा कनेक्ट भी कर सकता हूँ लोगों से। और ये भी आपने बहुत चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, इसको स्क्रैच दिया और ओन एज का एक कॉन्सेप्ट था, मैंने बुक में पढ़ा था कि आप अपनी अगर खुजली होती है तो आप अपने आप को खुजाते हो, वैसे ही है ना आपकी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसका कोई सोल्यूशन निकाल दो, अगर सोल्यूशन नहीं है तो। जैसे अमेजोन का भी मैक्सिमम बहुत बड़ा सर रेवेन्यू 100 में से AWS। 80 है ना, 100 में जो 80 है ये बिजनेस इसी पे है, 100 में से 80 मैं आपको कह रहा हूँ। स्क्रैचर होने से। जीरोदा कैसे चालू हुआ, जीरोदा वो खुद ट्रेडर थे, उनको प्रॉब्लम आई, उन्होंने वही प्रोडक्ट बना दिया। एडिडास मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। एप्पल में वो क्या बोला कि उसको जैसे प्रोडक्ट चाहिए थे स्टीव जॉब्स को, वैसे कोई बना नहीं रहा था, उसने वही कॉन्सेप्ट पे चीज़ बना दी, लो जी साहब हिट हो गया। तो जिस व्यक्ति की भी आप बात कर रहे हो ना, जिसने किसी चीज़ को इनोवेट किया, वो इनोवेशन इसी बेसिस पे किया कि यार मेरे को दिक्कत थी चल मैं ही कर देता हूँ,
तो वो चीज़ चल जाती है। 100 में से 80 एग्जाम्पल है। वही अमेजोन के AWS का एग्जांपल, वो लोग का मेजॉरिटी रेवेन्यू वहाँ पे आता है और वो लोग ने वो बनाया अपनी चीज़ों को ही हैंडल करने का, अपने क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब के लिए, और उन्होंने उसको फिर देना चालू किया लोगों को, तो वो बहुत ज़्यादा हिट हो गया। मैक्सिमम रेवेन्यू और मैक्सिमम प्रॉफिट गिविंग प्रोडक्ट है। प्रॉफिट, हाँ राइट, जो कई सारे लोगों को नहीं भी पता, लोगों को लगता है यहाँ से ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ से ज़्यादा पैसा बड़ी आता कंपनी, अच्छा यही तो चीज़ है, देखो ये एक पर्दा है। है। बड़े लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बस गैस ही मार रहे हैं, एक्चुअल क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है। हाँ और ये जो गैस मारने के चक्कर में ना मोटिवेशनल वाले, जैसे मैं रील देख रहा था, हाँ मोटिवेशनल बंदा कहता है अमेजन के मालिक ने 15 साल लॉस झेला, उसके बाद कहीं जाके उसके प्रॉफिट हुआ है, और देखिए अमेजन ने हार नहीं मानी इसीलिए वो सफल है, और हमारे बिजनेसमैन 1-1.5 साल का लॉस देखकर ही भाग जाते हैं। मैं कहा देवता तेरे को पता भी है कि तू क्या बोल रहा है। वो अमेजन ने 15 साल लॉस इसलिए झेला, उसके पास वेंचर कैपिटल खड़ा है, PE फंड खड़ा है, उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग हो रही है, हाँ। इसलिए वो खड़ा है। जो तुम्हारा आदमी 1-1.5 साल में भाग रहा है, वो बेचारा अपनी सेविंग के कर पैसे रहा है। लेके आया है, राइट, उसको खर्चे पानी निकालने हैं, बच्चे की फीस भरनी है, तो वो चला गया। तो अमेजन और आम आदमी को क्या कंपेयर कर रहा है? तो मैं इसलिए जितनी भी केस स्टडी बता रहा हूँ, केस स्टडी सुनो, अमेजन, गूगल, यूट्यूब सब बताऊंगा, लेकिन आदमी रिलेट होगा संजीव जुनेजा से, आदमी रिलेट होता है दर्शन पटेल से, आदमी कनेक्ट होता है मान्यवर से, क्योंकि उन्हीं के बीच में निकले हुए लोग हैं। मैं उनकी स्टोरी ज़्यादा सुनाता हूँ, और मैं कहता हूँ भैया MSME प्लेयर ही करेंगे। MSME प्लेयर आज भी, अगर आप गौर से देखो, आप बताओ जीशान भाई, कितने MSME प्लेयर एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करते होंगे, कितने % लोगों को एम्प्लॉयमेंट करते हैं पूरे इंडिया में? गैस मारो। मोर देन 50%, 90%। 90%। कॉर्पोरेट देता है 6-7%, गवर्नमेंट देती है 2-3%, 90% MSME देता है। अच्छा, मैक्सिमम एक्सपोर्ट 40% MSME करता है। अच्छा तो MSME छोटा सेक्टर नहीं है, लेकिन क्या इनकी कोई गैंग नहीं है, इनके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, इनको कोई बात कहने वाला सुनने वाला नहीं है। ये इनके साथ वही वाला हाल है जो अपन कहते हैं ना नॉर्मली, कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसा देते हैं तो सरकार उनकी सुन लेती है, गरीब लोग हैं वो वोट देते हैं तो सरकार उनकी सुन लेती है, मिडिल क्लास को कोई कुछ पूछता ही नहीं बीच है। में जो रहते हो, तो इनके साथ यही हो रहा है कि भाई बड़े कॉर्पोरेट का तो काम चल रहा है, हाँ छोटे से छोटे का भी चल जाता है। MSME कह रहा है हमारा क्या है यार, हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं, क्योंकि ये एक ही नहीं है ना, इकट्ठे नहीं है ना। राइट, तो आप उसके ऊपर ही कुछ कर रहे हो, काम करो। मेरा पूरा बिजनेस ही व्यापारी टू CEO बेस्ड है। हम्म, गेम क्या है? व्यापारी को CEO बनाना है। और व्यापारी CEO कैसे बनता है? नॉलेज से। मेरा काम है माँ सरस्वती की आराधना करना, यानी नॉलेज नॉलेज नॉलेज, और माँ सरस्वती जाओगी लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, कहीं नहीं जा रही। आपका, मैं भाई जितनी भी बात कर रहा हूँ आपसे, मैं नोटिस कर रहा हूँ आपका माइंडसेट बहुत ही सॉलिड है, स्ट्रांग है, काफ़ी पावरफुल है, और यही माइंडसेट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है ना, कोई चीज़ ज़रूरी है वो अच्छा माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट बन गया फिर काम भी कर लेगा इंसान। कई बार लोग काम ही नहीं कर पाते क्योंकि माइंडसेट ही नहीं रहता कि मेहनत करनी है। माइंडसेट ये बना कि भाई आराम से गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पेंशन आता रहे, करते रहे, जिसके वजह से कई बार लोग आगे नहीं बढ़ पाते। अगेन सर, उनकी गलती क्या? जो आदमी गलत सोच रहा है उसकी गलती क्या बेचारे की? मैं तो उसकी गलती नहीं मानता, उस बेचारे की गलती क्या? मैंने अभी क्या बोला आपको, आदमी कैसे अच्छा और बुरा कैसे होता है? परिस्थितियों के बेसिस पे। तो जो आदमी कहता है ना किस्मत, यही किस्मत होती है कि भाई तुम कहाँ तो पैदा हुए, क्या तुम्हें नॉलेज कौन दे रहा है और क्या दे रहा है, और तुम्हारा सर्किल ले दे के क्या है। तो जो आदमी कह रहा है मान लो कि सरकारी जॉब के पीछे यूथ पागल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जहाँ पैदा हुए उनके पिताजी बचपन से कह रहे हैं सरकारी नौकरी करनी है, वो जिन सर्किल में उठते बैठते हैं सारे रिश्तेदार कह रहे हैं सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है ना। उनको जो नॉलेज आसपास मिली है वो यही मिली है कि सरकारी आदमी तो हमारा, बाकी तो सब खराब है। तो उसकी तो दुनिया ही है ना, वो क्या गलत है? वो जिस दिन एक बार थोड़ा बाहर निकल के देखे कि अरे यार मेरे को तो वही, वो उस कुएं के आसपास ही तो खेल रहा है इतने टाइम से। तो जिसका माइंडसेट खराब है या जिसका माइंडसेट आप बोलते हो ठीक नहीं है, उसका संगत, उसकी नॉलेज, उसका अपब्रिंगिंग ठीक नहीं थी। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ठीक करना है तो आप सर्किल चेंज कर लो, एक बार सर्किल चेंज करके देख लो। आप अपने पुराने दोस्त को छोड़ के जो करना चाहते हो उन लोगों में बैठना। जैसे मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ नहीं, मैं जीशान भाई से दोस्ती कर लूँ और जो 4-5 सक्सेसफुल यूट्यूबर है जीशान भाई को बोलूँ भैया तुम्हारे साथ ही चाय पियेंगे, तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे, हफ्ते में तुम्हारे साथ ही घूमेंगे, साल भर में घूमूंगा ना, मेरा माइंडसेट घूम जाएगा कि भैया यूट्यूबर चीज़ होती है और बनना है, और पैशन और स्किल और नॉलेज सब आ जाएगा। तो तुम्हारी संगत और तुम्हारी नॉलेज, वो कहना कि तुम्हारा सलाहकार तुम्हें जिताता और हराता है। तो दुर्योधन का शकुनी था और इधर पांडवों का श्री कृष्ण थे, तो सलाह दोनों दे रहे थे। वो शकुनी कह रहा था ऐसे कर दे ऐसे कर दे, वो निपटा दिया इतने बड़े साम्राज्य को, और वो जो उनको ढंग की सलाह दे रहे थे उनके पास कुछ नहीं था तो भी पूरा जीत लिया। तो सलाह तुम्हें दे कौन रहा है? राइट, यही चीज़ है भाई, इस पे भी
मेरा भी यही था, मेरी चीज़ समझ में आ गया था, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वही रिच डैड में यही बोला ना कहीं ना, उनको वही एक रिच डैड थे, एक पुअर डैड थे। जो पुअर डैड थे वो उनके डैड थे, और जो रियल डैड थे जो उनको सिखाते थे जॉब करो, ये करो, वो माइंडसेट उन्होंने बनाया था। बट उनको वो फॉर्चुनेट थे कि उनको रिच डैड मिल गए। अब मैं भी ये सोच रहा था कि फॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला है, वो सर्कल हमें नहीं मिल पाता है, कई बार आसपास भी नहीं मिल पाता है। तो मैंने तो जो चीज़ अपनाई भाई वो बुक रीडिंग थी, क्योंकि अब कई सारे ग्रेट मेंटर्स हैं जिनसे मैं मिल नहीं सकता, उनका टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकता। तो मुझे एक अल्टरनेटिव दिखा कि यार उनकी बुक्स तो पढ़ सकता हूँ, उनकी बुक पढ़ लूंगा तो उनका दिमाग उन्होंने डाला है उसके अंदर वही वही तो चीज़ है, देखो आपने अपना सर्किल जरूर नहीं, फिजिकल सर्किल, ये मेंटल वर्चुअल सर्किल सर्च भी तो है। आप समझो ना, मेरी बात, मैं जैसे मेरा एक्सपीरियंस बताया आपको मैंने कि भैया मेरे पास तो बस के किराए के पैसे भी लिमिटेड है ना, मैं कहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, मैं किताब खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं। मैं तो 1-2 महीने के पैसे इकट्ठे करता था, तब एक मैगजीन खरीद के लाता था। मैं तो किसी के घर जाता था, किताब दिखती थी मांग के ले जाता था। तो आपके अंदर शिद्दत है तो ढूंढ लोगे, अगर आपके मन में है कि कुछ करना है तो रास्ता तो मिल जाएगा। मैंने किताबें मांग मांग के पढ़ी थी, मैंने तो किताबें खरीदी नहीं थी क्योंकि पैसे ही नहीं थे। किताबें तो मैं सीए बनने के बाद 2 पैसे आए तो खरीदने लगा। किताबें रखने की जगह नहीं थी। मैं 4 किताब ले आऊंगा तो कहाँ रखूंगा, या रखे कहाँ पे यार, यहाँ रख देंगे तो घर लगेंगे, मतलब नहीं, उठा के फेंक देंगे। वो समझ नहीं पाते इस बात को। तो किताब लानी है, पढ़नी। अच्छा, मेरी किताब पढ़ने की स्पीड कितनी तेज है, वो कैसे तेज है, जैसे मैं जीशान भाई के पास गया, जीशान भाई आप ये किताब पढ़ी, मुझे प्लीज़ दे दो, ये हुक्ड किताब पढ़ूंगा मैं। अब जीशान जी बोले देखो ऐसा है, मेरी किताब मैं किसी को देता नहीं हूँ। मैं भैया हाथ जोड़े, देखो कल पक्का दे दूंगा, कल किसी भी कीमत में मैं इसी समय ला के दे दूंगा। आपने कहा ले जा, लेकिन कल चाहिए, ठीक है। अब मैं किताब मांग के ले गया, मुझे कल तो वापस देनी है, तो मुझे तो मजबूरी है रात भर पढ़नी। दूसरी बात, आपकी किताब है तो मैं पेंसिल से टिक नहीं लगा सकता, पेंसिल से थोड़ी टिक लगाऊंगा, पेन थोड़ी लगाऊंगा। आप बोलो किताब खरीद कर दी, तो मुझे याद भी करना है उसको। तो मेरे ब्रेन को जब मजबूरी में डाल दिया कि तुझे जल्दी पढ़ना भी है और सारा याद भी करना है, क्योंकि नोट्स वोट्स कुछ नहीं है, तो नोट्स बनाएगा तो पूरी किताब नहीं पढ़ पाएगा। तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, किताब पे टच नहीं कर सकता, और देनी कल वापस है। तो ऐसे करते करते स्पीड की हालत ऐसी है कि मैं अगर किंडल पे कोई किताब खरीदता हूँ तो बताती है कि स्पीड है 7 मिनट, 7 घंटे 16 मिनट। अब वो किताब है, मैं पढ़ने लगा, आधा 1 घंटा पढ़ते पढ़ते कहता रिकैलकुलेटिंग स्पीड 4 घंटा 14 मिनट। फिर थोड़ी देर बाद कहता रिकैलकुलेटिंग स्पीड 2 घंटा 44 मिनट, हो गई किताब। इतनी सी किताब है। राइट भाई, आपने मतलब मैंने नोटिस किया आप अपने आप को हमेशा पुश करते रहे वो एक्सट्रीम में कई बार, क्योंकि हम वो पोजीशन पे आ जाते हैं तो दिमाग कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ ही लेता है। जैसे कि वो रॉजर बेनिस्टर का बहुत फेमस एग्जांपल है, 4 माइल रन। 4 माइल रन वाला। वो बंदे ने किया, फिर कुछ टाइम बाद ही बहुत सारे लोगों ने तोड़ दिया, क्योंकि वो माइंडसेट में जो बैरियर था वो टूट गया कहीं ना कहीं। जब हम लोग सिचुएशन में आ जाते हैं, देखो वो स्टोरी भी है कि यार जंग पे गए थे, बर्निंग द शिप्स बर्न वाली, बर्न द शिप। शिप बर्न कर दिया, तो अब तो भाई मरना है या तो जीतना है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ करना है। तो जब वैसे डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाती है तो हमारा दिमाग, हम अपने आप को कई बार कर ही डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुक इसीलिए रीडिंग जो मैंने वो कहा ना आपको कि जो यूथ कहता है ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, तो तुम्हारा ब्रेन 100% खुलेगा ही देगा नहीं। ही नहीं। जब तुमने कहा यही करना है, इसके अलावा तो जीना यहाँ मरना यहाँ, यही है, तो फिर दिमाग कहेगा 100% यार भैया कुछ तो करना करना ही ही पड़ेगा। तो भाई माइंडसेट से रिलेटेड तो चलो बहुत सारी बातें हमने कर ली है, अब थोड़ा मोटिवेशन भी आ गया, लोगों के अंदर भी अभी एक जाग आ गया होगा एनर्जी की क्या करना है, अभी करना क्या एग्जैक्टली, अभी एक्शनेबल स्टेप हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ यूजुअली मैं 2 चीज़ में बनता हूँ, एक है ना माइंडसेट अच्छा कर लो, और कुछ हार्ड स्किल्स रखो, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, या जो भी हो, बिजनेस सेल्स सीख लो, मार्केटिंग सीख लो, कुछ हार्ड स्किल्स भी रहे जिससे कमा सके। तो एक साइड माइंडसेट से काम करते रहो, एक साइड स्किल्स पे काम करते रहो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको फाड़ रिजल्ट देगा। तो वैसे ही अभी हमने माइंडसेट से रिलेटेड काफ़ी बातें की है, मैं चाहूँगा आप थोड़े स्किल्स बेस पे भी आते हैं। इसमें आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ों ने आपको, कौन सी स्किल्स ने आपको आगे बढ़ने में हेल्प करी, और कौन सी स्किल बच्चों को सीखनी चाहिए? तो इसको स्किल से पहले मैं एक छोटा सा एक फॉर्मूला देता हूँ, जो भी आपने कहा ना कि लोग बाग क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं। इसको कहते हैं 3I कोऑर्डिनेशन या 3H कोऑर्डिनेशन। जैसे आई और एच का कॉम्बिनेशन है कि भाई हम कहते हैं मोटिवेशन का कि भैया ऐसा है कि मन में तो उमंग है, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट क्या करें पता ही नहीं पड़ता। वो क्यों हुआ? क्योंकि हार्ट में इंस्पिरेशन है, मेरे एच में आई है, हार्ट में इंस्पिरेशन है कि मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे हेड को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि करना क्या है, तो मेरा हैंड इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करता। तो H+H=H कि मेरा हार्ट और हेड, मेरा दिल और दिमाग, मेरे दिल में उमंग है और मेरे दिमाग को पता है, तो मेरा हाथ दौड़ेगा। मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, मेरे पे इंस्पिरेशन भी है, मैं इंप्लीमेंटेशन कर दूंगा। मोटिवेशन वाले अधूरे हैं, वो कहते हैं भाई साहब देखो अंदर से जोश उमंग है, लेकिन क्या करना है पता नहीं। दूसरा, ये उल्टा भी होता है, जिसमें मोटिवेशन नहीं उसके साथ भी दिक्कत है। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो जबरदस्त टैलेंटेड है, लेकिन उनमें अंदर से आग ही नहीं है कि मैं कुछ कर डालूं। वो चुपचाप अपना अपना काम करे, भाई तेरे में इतना दम है, अरे नहीं नहीं बस, वो इंस्पिरेशन ही नहीं है, उसमें आग ही नहीं है। तो आग इंस्पिरेशन दोनों H+H होगा तो ही H होता है, नहीं तो नहीं होता।
ठीक, अब बात करते हैं कि कौन से हार्ड स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आपको हार्ड स्किल, तो एक पीपल स्किल हर व्यक्ति में होना चाहिए। पीपल स्किल का मतलब कि लोगों से मैं कैसे बात करूंगा, मैं लोगों से कैसे लोगों को मैनेज करूंगा, लोगों को कैसे मेरे से काम करवाऊंगा। या अब वो पीपल स्किल में क्या हो गया, आपके एम्प्लॉय हैं उनसे कैसे काम कराऊंगा, मेरा बॉस है उससे कैसे डील करूंगा, मेरा कलीग है उससे कैसे डील करूंगा, जो भी मैं जॉब में हूं तो अगर मैं और कुछ भी काम करने गया तो मैं इनसे कैसे काम करूंगा। ये पीपल स्किल मेरे में होना चाहिए। इसका एक पार्ट है मेन कम्युनिकेशन, कि आपको अपनी बात सीधे ढंग से व्यक्ति तक पहुंचाना आना चाहिए। तो चाहे कम्युनिकेशन रिटर्न हो या ओरल हो, कैसा भी हो, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, मैनेजमेंट पे ध्यान दो। इसमें एक और चीज़ है, मैं बोलता हूँ कि हर बंदे को सेल्स में स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बोले राहुल जी सेल्स क्यों, हम बिजनेसमैन थोड़ी हैं, हमें सेल्स। सेल्स का मतलब है, सेल्स की डेफिनेशन है, टू सेल्स की डेफिनेशन सुनना, टू सामने वाले आदमी को कन्विंस कर देना कि जो मैं सोच रहा हूं तू भी ऐसा सोचने लग जाए, वो सेल्स है। तो आपको लगता है कि प्रोडक्ट में ही सेल्स होती है, कि मैंने प्रोडक्ट बेचा तो सेल है या सर्विस बेचा तो सेल है, नहीं। सेल हर चीज में है। सेल परिवार में भी है। मैं कहता हूं कि मूवी देखने चले, वाइफ कहती है शॉपिंग चले। अब मैं वाइफ को अगर कन्विंस कर दूं कि अरे शॉपिंग में कुछ नहीं, बाद में कर लेंगे, मूवी देख बाद में हट जाएगी, तो ये मैंने उसको कन्विंस कर दिया ना, मैंने मेरी वाइफ को सेल ही किया है। बच्चा कह रहा है मुझे बाइक अभी दिलाओ, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं तो अगले महीने दिलाऊंगा। तो ये जो तुमने कन्विंस किया ना, अगर तुमने कन्विंस कर दिया तो वो बाद में लेगा, और उसने कन्विंस कर दिया तो तुम आज दिलाओगे। तो बीवी को भी सेल ही हुई, बच्चे को भी सेल ही हुई। तुमने तुम्हारे एम्प्लॉय को बोला लग के मेरे साथ काम करो, आगे ग्रोथ मिलेगी, ये सेल ही तो है। तुमने तुम्हारे क्लाइंट को बोला अरे हम पे भरोसा करो, बढ़िया काम करके देंगे, सेल ही तो है। तुमने वेंडर पे भरोसा किया, अरे दो हमें माल, पेमेंट टाइम से देंगे, भरोसा ही तो है। तुम इन्वेस्टर को सेल ही तो करते हो, तुम बैंक को सेल ही तो करते हो। बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भेजना एजेंडा सेल ही तो करती है, कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हमें वोट दो। तो जितने भी सक्सेसफुल, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे लॉयर्स हैं, जो भी हैं, वो अंदर ही अंदर कहीं एक सेल्समैन भी है, कि वो अपनी बात दुनिया को अच्छे से समझा पाते हैं और कन्विंस कर पाते हैं कि यार हमसे हरीश, जैसे मान लो एक आपने कहा बहुत बड़े एडवोकेट है साहब, तो वो अपनी बात, लॉ तो सबके लिए सेम है, वो पढ़ अच्छा लेते हैं, क्लाइंट को कन्विंस कर लेते हैं कि मैं लड़ूंगा तेरा केस, और जज को कन्विंस कर देते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ सही हूँ, तभी तो जीतते हैं। सो सेल्स सब में आनी चाहिए, पहली बात। पीपल स्किल सब में होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरा एक स्किल जो बहुत अंडररेटेड है भाई साहब, बहुत अंडररेटेड, मैं कहता हूँ स्कूल में बुक में डलवा दो चैप्टर, फाइनेंस के बारे में जानना, कि भैया पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे रखा जाता है, पैसा कैसे बढ़ाया जाता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, स्टॉक का क्या, स्टॉक में क्या होता है, रियल स्टेट में क्या होता है, इन्फ्लेशन किस चिड़िया का नाम है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए हर एक व्यक्ति को। फाइनेंस स्किल क्यों, आप नौकरी भी कर रहे हो तो नौकरी करते करते भी तुम 100 करोड़ के आदमी बन सकते हो, बशर्ते तुम्हें पैसा कमाना, बचाना और इन्वेस्ट करना आता है। चाहे तुम हाउस वाइफ हो, ये भी चीज़ काम आती है, तुम बिजनेसमैन हो तो डेफिनेटली आती है। तो 3 स्किल आपने बता दिए, पीपल स्किल, अपना सेल्स स्किल, और हमने लास्ट में हमने डिस्कस किया था फाइनेंस। फाइनेंस स्किल। ये तीनों के ऊपर आप कुछ बुक भी रिकमेंड कर सकते हो या कोई वीडियो, कुछ भी रिकमेंड कर जहाँ से जो थोड़ा डेप्थ में जा सके। देखो सबसे बढ़िया चीज़ तो मैं रिकमेंड करूंगा, तीनों पे मेरा कोर्स है। ठीक है ना, ना, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, मैंने अभी क्या बोला एक व्यक्ति को कि सर मेरी कंपनी छोटी है, मैं ये करूँगा, मैं कहा जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाद में लेना, पहले रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि बिजनेस के बेसिक है, ये करेगा जब ही जाके होगा। दूसरी चीज़, अब सीरियसनेस पे बुक पे आती है, तो बुक में अगर देखूँ तो फाइनेंस की अगर देखा जाए तो अनिल लंबा की एक बुक है रोमांसिंग विद बैलेंस शीट, तो वो फाइनेंस पे बहुत अच्छी बुक है, उसको देखा जाए तो। अगर आप पीपल मैनेजमेंट पे बात करते हैं, टीम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, तो स्टार्ट विद वाई बहुत अच्छी बुक है, लीडरशिप पे, कि दुनिया से काम कैसे क्या करना है। सेल्स पे कोई ऐसी अभी बुक याद नहीं आ रही, बहुत सारी बुक्स है सेल्स पे, तो वो कोई ऐसी मुझे अभी क्लिक नहीं कर रही कि यार मेरे वो चीज़ दिमाग में होनी एक आई है, मैं बताता हूँ, वो सेल एंड बी सोल्ड, और बी सोल्ड, सेल और बी सोल्ड करके एक है। हाँ, सेल और बी सोल्ड। क्योंकि आपने ना एक चीज़ बोली ना कि आप कहीं ना कहीं हमेशा हम बेचते ही रहते हैं, और या तो हम बेच रहे हैं या तो कोई हमें बेच रहा है, ये चीज़ ज़िंदगी में हमेशा चलती ही रहेगी। तो अब बेटर है कि आप अथॉरिटी पोजीशन में, आप इन्फ्लुएंस पोजीशन पर रहोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए पावरफुल होगी। सेल्स के ऊपर एक स्पिन सेलिंग करके भी मैंने बुक पढ़ी थी भाई, मुझे काफ़ी सही लगी। ब्रांड ऐसी की थी वो, नहीं जिसमें में सेल्स इज सेल्स। अब सेल्स में क्या है, कॉन्सेप्ट सेल करते हैं। तो मान लो मेरे को एक बुक लॉन्च करनी है, मैं सेल्स पे ही लॉन्च करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या बोलूँगा, एसपी, स्पिन सेलिंग जो है वो ऐसा प्रिंसिपल है, SPIN, हाँ इस पे एस से कुछ, पी से कुछ, आई से, हाँ हाँ ठीक है ना। तो मैं अभी नई बुक निकाल दूंगा, लेग स्पिन सेलिंग, तो उसमें LEG करके 3 टर्म और दे दूंगा। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है
ये स्पिन नॉवेल्टी सेलिंग ऐड पढ़ो या करता है। कोई सी भी सेलिंग पढ़ो, कॉन्सेप्ट सब सेम है। राइट, तो मैं लेग स्पिन करके बुक निकाल देता हूँ निकाल दो चलेगी, क्योंकि लोगों को ना एक चीज़ नॉवेल्टी बायस होती है दिमाग में, आपने पर थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में भी बताया कि नॉवेल्टी बायस, नयापन पसंद होता है। कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि यार जितनी भी अच्छी चीज़ें दुनिया में है ना ऑलरेडी बोली गई है, काइंड ऑफ सारी चीज़ें, कुछ कुछ भी नया, आपने भी बोला कुछ नया इतना कुछ है ही नहीं, सब चीज़ बोली जा चुकी है, बस हम उसे किस तरीके से बोलते हैं, कई बार वो लोगों को हुक कर लेता है, टाइम इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। भाई आपने स्किल्स के ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है, आपको क्या लगता है बेस्ट स्किल आपके लिए कौन सी साबित हुई जिसने आपको सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करी? मेरे हिसाब से तो मैं जो बोलूँगा, कम्युनिकेशन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा इसको स्पिरिचुअलिटी पे लेके जाऊँ, तो ऐसे कृष्ण जी कहते हैं भैसा भागवत में कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने तुम्हें बचपन से दी है। कुछ चीज़ें जो आदमी पैदा होता है, कुछ चीज़ें कहते हैं गॉड गिफ्ट है, ये तो जी गॉड गिफ्ट है जी, इसको तो बचपन से ही आता है। हाँ, हाँ। और एक होती है जो तुम्हें मेहनत से सीखी। तो जो मेहनत से सीखते हैं होती है एक्वायर्ड स्किल, और कुछ स्किल होती है बॉर्न स्किल। तो मेरे में जो बॉर्न स्किल थी जिसने मुझे दिया और जो दे रहा शायद देगा, वो है मेरी कम्युनिकेशन या बोलने का तरीका। मतलब जैसे क्या होता है कि हमारे स्कूल में जब मैं सेकंड थर्ड क्लास में था, तो अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा होता था तो उसको कहते थे एक काम करो, आज शैतानी कर रहा है, इसको बुलाओ स्टेज पे, आज ये स्टेज पे बैठ के न्यूज़ पढ़ेगा, या ये कुछ ऐसे करेगा, स्टेज पे बोलो तुम ये मजाक कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे तुम, जोक सुना रहे थे, आओ स्टेज पे यहाँ जोक सुनाओ, सबको सुनाओ। तो मैं सुना देता था। अच्छा। तो मैं जैसे मैं थर्ड क्लास में बच्चा हूँ, हाँ। और कोई कहते कि प्रार्थना कराओ जी, हाँ। तो मैं प्रेयर करवा देता हूँ। अच्छा। कोई बोले बोलो गायत्री मंत्र, मैं बोलवा देता हूँ। हाँ। तो मेरे को कभी भी 4 आदमी के सामने बोलने में दिक्कत ही नहीं आई। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कन्विंस कर दूंगा, आपसे बात कर लूँगा, आपको मज़ा आएगा मेरे साथ। और अगर पार्टी में 10 आदमी है तो उनको भी आएगा मज़ा मेरे साथ, और सामने 1000 आदमी खड़े कर दोगे तो उनको भी मज़ा आएगा मेरे साथ। तो ये मेरी कोर स्किल है कि मैंने जो समझा और जो पढ़ा, मैं समझा बहुत अच्छी तरह से पाता हूँ। कि मैंने अगर ऐसी किताब पढ़ी, मैं कहता हूँ कि आपने ये किताब लिखी है, तो आपने किताब लिखी है तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज है ना, तभी तो लिखी है। पर आपकी लिखी हुई किताब को पढ़ के अब जब मैं समझाने बैठूंगा, तो एक है कि सामने वाला बता नहीं पाएगा कि इन दोनों में से लिखी किसने, कि ये इस कॉन्सेप्ट को यार ये आदमी ज़्यादा ढंग से बता रहा है यार, लिखी तो किताब इसने थी पर इसको ज़्यादा पता है। तो मुझे पढ़ के पढ़ाना, जैसे मैं को एक दाना है कि मेरे इंटेलिजेंस के चर्चे थे आसपास कि यार ये इंटेलिजेंट तो बहुत है। तो मैं बीकॉम वगैरह था, तो हमारे कॉलोनी में एक था, एक गर्ल थी, उन्होंने कहा यार मुझे एमबीए कर रही हूँ मैं, फाइनेंस में कुछ बता दोगे क्या? आप सीए करते हो, मैं सीए कर रहा हूँ, तो बोले यार फाइनेंस में कुछ बता दो। अब सीए करने का मतलब है कि हमने 12वीं पास करके सीपीटी में आए थे, तो सीए करने का मतलब थोड़ी है कि कर लिया था हाँ, या एकदम लास्ट बहुत में थी। knowledge आ गई। शुरुआत थी 5% था, क्या ही हमें आता था। पर जब कॉलोनी में कोई आके बोले कि जी हमें तो पढ़ाओ, तो फिर आदमी बोलता अच्छा पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, हम ही तुम्हें पढ़ाएंगे, एक काम करो किताब दे जाओ, एक बार देखते हैं क्या है। तो वो जो किताब वो दे गए, रात को बैठ के मैं देख रहा हूँ कि अच्छा इसमें क्या क्या है, अगले दिन जाके मैं समझा के आ रहा हूँ। तो एमबीए के जो सेकंड सेमेस्टर है उसको बीकॉम पे फर्स्ट ईयर का बंदा समझ के समझा के आ गया। तो मैं कहता हूँ कि मुझे आप, मैं साइंस का बंदा नहीं हूँ, हाँ। पर मुझे कोई सा भी एक चैप्टर दे दो, हाँ। मैं साइंस के टीचर से अच्छा समझा दूंगा। ओके। तो जो समझ के समझाने वाली चीज़ थी, ये मेरे को बचपन से स्कूल में भी मैं हेल्प मिली, कॉलेज में जैसे मेरे को स्कॉलरशिप इसी बात की तो मिली कि यार इंटेलिजेंट बच्चा है और बात करता हूँ तो कन्विंस कर देता था। फिर मेरे को अगर मैंने जॉब भी कभी, मैंने जॉब तो वैसे करी नहीं कभी, लेकिन अगर मैंने जो आगे जाके कुछ भी काम किया, क्लाइंट को कन्विंस किया, तो जो मेरी शुरुआती सीए प्रैक्टिस थी, जो 10-10 साल में लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती, मेरी 2 साल में थी। क्योंकि जो क्लाइंट मिलता था मेरे क्लाइंट बना के, आप मेरे से बात करने बैठे हो, मैं आपको क्लाइंट बना के ही उठूंगा, आप मुझे अपनी फाइल जीएसटी दे के ही जाओगे। तो वो थी, तो हर बार उसने हेल्प की। और अभी भी मेरा तो यूट्यूब का करियर हो, चाहे कंसल्टिंग कोचिंग, यही तो चला रहा है। राइट, ये मैंने नोटिस किया भाई, आप मतलब आपको ना क्यूरोसिटी, वही अगेन आपके पास क्यूरोसिटी, और क्यूरोसिटी आप यूज़ करते हो उस चीज़ से, टाइम भी इन्वेस्ट करते हो उसमें, डेप्थ में जाते हो, और फिर आपको समझाना पसंद ही है। कई सारी चीज़ें मुझे भी ये सब बहुत भाई पसंद आता है। टाइम का एक चीज़ है ना, मेरे पास टाइम है ज़्यादा, क्यों? क्योंकि जैसे टाइम ज़्यादा इसलिए कि जैसे मेरे बाकी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। जैसे नॉर्मली 6-7 बजे कहते हैं आज का दिन हो गया, क्यों? 7 बजे अब तो पार्टी करने जाएंगे, अपन पार्टी करते ही नहीं है। ठीक है, अपने पास टाइम ही टाइम है। कोई कहता है कि यार अपन तो वहाँ जाएंगे, फ्रेंड सर्किल में घूमने जाएंगे। मैं कहता हूँ मैंने इतना पढ़ लिख वो कर लिया, तो मेरे जो आसपास के दोस्त थे वो बोले यार इससे बोरिंग आदमी, इससे क्या बात करें। वैसे बात में इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब हमको शाम को घूमने जाना है, पार्टी जाना है, क्लब जाना है, इसको बात ही नहीं करनी, तो हमारा मतलब ही नहीं है। तो वो सर्किल धीरे धीरे वैसे ही छट गया। तो बहुत ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है अपने, तो भाई जो ऑफिस और क्लाइंट है वही ज़्यादा सर्किल है। और उसके अलावा दोस्त क्या है? किताबें दोस्त है, मूवी दोस्त है। तो अपने तो किताबें पढ़ते हैं, मूवी देखते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा है वैसे भी। राइट, उस पर मेरे को वापस से क्वेश्चन याद आया भाई, मैंने मूवी का पूछा था आपसे, मूवी आपने एक मांझी बोली, एक मैंने मांझी बताई। मांझी बताई थी, और कोई टीवी सीरीज भी और भी कुछ है जो आपको लगता है मैं बता इंटरेस्टिंग है? मैं क्या करता हूँ, मैं हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ देख लेता हूँ। हाँ। ठीक, जैसे एक
वेब सीरीज है हाउस ऑफ लाइज। हाउस हाउस ऑफ ऑफ लाइज। लाइज, ओके। वो मूवी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट कैसे ऑपरेट करते हैं पूरी सीरीज में दिखाया गया है, कॉमेडी वे में देख लिया मैंने। तो अच्छा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऐसे ऑपरेट करते हैं, ऐसे सोचते हैं। फिर हाउस ऑफ कार्ड है, मैंने वो देखी, अच्छा अमेरिकन पॉलिटिक्स ऐसे काम करती है, बहुत बढ़िया। फिर मैंने देखा बिलियंस, तो बिलियंस ने कहा अरे इन्वेस्टमेंट बैंकर ऐसे ऑपरेट करते हैं, वाह। फिर मैंने देखा कि चलो जी सूट्स, अच्छा कॉर्पोरेट लॉयर ऐसे काम करते हैं जी, समझ में आया। तो मैं तो कोई भी एक सीरीज उठाता हूँ तो उससे उस इंडस्ट्री को, उसके लोगों को और उस लेवल को समझने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अच्छा ये इन सभी चीज़ों में क्या अल्फा करेक्टर्स होते हैं, तो इससे मुझे अल्फा में बहुत अल्फा आदमी होता है ना कि हाँ ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, ऐसी की तैसी, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आने दे प्रॉब्लम देखी जाएगी, हाँ। वैसे वाले रहते हैं। राइट। तो इसके चक्कर में क्या अंदर ही अंदर एक अल्फा और पैदा हो गया। हाँ। जैसा आपने कहा ना कि प्रॉब्लम आती है, तो मुझे प्रॉब्लम आती है ना तो परेशान नहीं करती, मजा और आता है कि यार ऐसी ऐसी बात हो गई, अच्छा आड़ दे। तो ये इन चीज़ों ने ना ये अल्फा और बना दिया। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ वैसे देती है। तो मूवीज़ में जैसे मैं आपको और बताऊं, जैसे गुरु मूवी है, मैं कई बार देख चुका। गुरु मूवी है, उसमें दम है। आप अगर एक फॉरेन में एक और मूवी, जैसे आपकी जो एक विल स्मिथ की मूवी थी जो Pursuit बहुत of ज़्यादा Happiness। फेमस है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा बुक्स तो सर अब लाइन ही है, सीरीज ही है, खत्म ही नहीं हो रही। बुक एक काम करिए आप ना, बुक कोई भी एक जो अभी सबसे ज़्यादा अभी रिसेंटली में भी पढ़ी होगी या जो बहुत पसंद आ गई, ऐसे कोई बुक है? अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी एक बुक, अनफिनिश्ड बिजनेस। अनफिनिश्ड बिजनेस। ओके। वो फेलियर्स के बारे में थी अच्छा। कि जेट एयरवेज में कैसे फेल हुआ, सीसीडी कैसे फेल हुआ। तो सक्सेस की तो सभी पढ़ते हैं, मैंने कहा चलो फेलियर की पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को, कि जो लोग फेल हुए हैं ना उनका पैटर्न है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी केस स्टडी किया। सीसीडी मैंने केस स्टडी की थी, अनिल अंबानी मैंने की थी, और बहुत सारे वीडियो कॉन मैंने की थी। तो पैटर्न होता है इनका कि यार ये लोग ऐसे करते हैं तो फेल होते ही होते हैं। तो सक्सेस का भी पैटर्न है, तो फेलियर का भी पैटर्न है। तो लोग सक्सेस के पैटर्न पढ़ते जाते हैं, मैं कहता हूँ फेलियर का पढ़ो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बता सकते हो क्या भाई कोई एक पैटर्न जो आपने एक सक्सेसफुल पैटर्न लोगों में है, देखा अगर हो? बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ तो ओवर कॉन्फिडेंस। शुरुआत में सीसीडी सक्सेस हुआ, उनको लगा इनविंसिबल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अनिल अंबानी ने कहा मैं वर्ल्ड का अच्छा कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो इनविंसिबल फील करता है ना कि अपन से तो अपन जो करेंगे सही होगा, अपन से कुछ गलत हो ही नहीं सकता, एक तो वो फेल होता है, ओवर ट्रेंड है। कॉन्फिडेंस। दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ओवर एक्सपेंशन, जो आदमी एक साथ 10 जगह हाथ डाल देता है कि मेरा ये भी चल रहा है, फिर ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, जो एक साथ बहुत सारी जगह इन्वॉल्व होता है, ये दूसरा पैटर्न। तीसरा, वो ओवर कॉन्फिडेंस में 4 जगह इन्वॉल्व हो गया, प्लस सब जगह पैसा भी ज्यादा उठा लिया, हाई डेट, ये डेट भी बहुत ज्यादा उठा रखा है। तो जिस आदमी ने बाजार से बहुत ज्यादा तो पैसा ले लिया, बहुत जगह पैर फंसा लिया, और कॉन्फिडेंस और है, मान रहा किसी की भी नहीं है, तो वो आदमी का फेल होना तय है, आज नहीं तो कल वो जाएगा। या जो व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा है, जिसने 20 साल सफलता ली कि हम तो सफल हैं, हम क्या करें, बाजार के हिसाब से जो चेंज नहीं हो रहा वो भी जाएगा, ये पैटर्न फिक्स है। राइट। ये वाली चीज़ तो मैंने भी नोटिस किया, अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ना, जो पुराने बिजनेसेस अभी भी अडेप्ट नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग अडेप्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन आ गए, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, जैसे देख रहे ट्रेंड जैसे जैसे बदल रहा है, लोग अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ तो देखी गई, जो लोग में अडेप्टेबिलिटी मैंने नहीं एक सर होती है। वीडियो बनाया, पता नहीं इस पॉडकास्ट से पहले आएगा बाद में आएगा, लेकिन जितने भी इंडिया के ग्रुप है ना टोटल, टाटा ग्रुप, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, बजाज, इन सभी पे मैंने एक वीडियो बनाया, टोटल एक ही वीडियो है। उसमें इन्होंने पिछले 20 साल में क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन किया वो है, और अगले 20 सालों में क्या करने वाले हैं वो डाला है। तो मतलब रिलायंस ग्रुप ने क्या क्या किया था, प्लस अगले 10 साल में क्या क्या करेगा वो डाल रखा है मैंने। टाटा ने क्या किया, क्या टाटा कर रहा है, वो सब डाल दिया है मैंने। वेरी नाइस। मैं पढ़ता हूँ ना, आप सब, एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ मैं, तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ तो वो लिखता है एनुअल रिपोर्ट में कि 2035 तक हम ये करेंगे, 40 तक हम ये करेंगे, इस सेक्टर में हमारा ये मन है। तो मुझे पता है, बोल राहुल जी आपको कैसे बता रहे, वो खुद लिख रहा है, मैं कभी मन से तो थोड़ी कर रहा हूँ। पर तुम पढ़ो तो सही, डायरेक्टर से रिपोर्ट पढ़ो, तुम सीएफओ के इंटरव्यू देखो। जैसे वो अडानी के सीएफओ का इंटरव्यू में बैठ रहा था एक दिन, तो जैसे कोई मेरे को देखता है ना, तो जैसे तो पागल है, क्या क्या ही देखता रहता है, कौन आदमी क्या बातें कर रहा, तेरे को क्या मतलब इन चीजों से, कह रहा अपने को तो मजा आता है इसी चीज से, इंटरेस्ट है तुमको। हमको तो बैलेंस शीट पढ़ने में, बयान में, किसी का भी इंटरव्यू होता है मैं देखने लगता था, देख तो सही क्या बोल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया भी रील आई, तो जेट बिजनेस कैसे होता है, अब मैं उसकी एक रील देखी, पसंद आया तो पूरे चैनल की 50-60 रील चेप दी। तो मैं जेट बिजनेस को लेके आपको अच्छे अच्छे टिप दे सकता हूँ कि जेट बिजनेस में ऐसे होता है, ऐसे बायर होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, इसमें किस रेंज में प्रोडक्ट डील करते हैं, कितना इसमें मार्जिन होता है, कैसे कमाया जाता है, कैसे बेचा जाता है, जेट कैसे सेलेक्ट होता है। अभी क्यूरियोसिटी थी, मैं कोई जेट ना तो मेरे को खरीदना, हाँ। ना मेरे को बेचना, ना कोई मेरा ऐसे का क्लाइंट, लेकिन बस है कीड़ा, देख लिया, पता है, लेकिन नॉलेज हो गया आपको। नॉलेज हो गया। कल को कोई बात होगी तो आप बता सकते हो मैं उस हर बारे चीज़ में। पढ़ लेता, मैं डॉक्यूमेंट्री, हर चीज़ की डॉक्यूमेंट्री देखने का प्रयास करता हूँ।
भाई अभी एक अलग थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको लगता है सबसे बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आपको किसी ने दी थी या कहीं से आपने सीखी थी, बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस? देखो जी, बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस है सच तो देखो मुझे याद, ऐसे तो देखो मुझे याद आ नहीं रही मैं फैक्ट लेके, पर एक जो चीज़ है जो मुझे समझ में आई और उस दिन से मेरा जीवन बदल गया, वो मैं आपसे फिर भी शेयर कर सकता हूँ। वो किसी ने दी नहीं थी, वो ठोकर खा के आई थी। क्या है कि जैसे जब अपन गरीबी से काम चालू करते हैं, जीरो से चालू करते हैं, तो आप किसी न किसी एक आदमी को पकड़ लेते हो। तो मैंने अपने जीवन में सीए बनने के बाद एक व्यक्ति थे, एक्स भैया, कि यार ये भैया है ना, ये मुझे बहुत सारी फाइलें दिलाएंगे, बहुत सारी हेल्प करेंगे। और भैया भैया करके मैं 2-3 साल भैया के साथ घूमा, भैया ने कुछ नहीं दिया। फिर मैंने कहा ये वाले सर बड़ी हेल्प करेंगे, फिर वो सर के पीछे घूमा, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर कहा ये वाले भाई साहब कुछ करेंगे, फिर उनके पीछे घूमा, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर अल्टीमेटली मेरे को समझ में आया कि भाई किसी व्यक्ति या कोई संस्था या कोई आदमी तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है, तुम उसके पीछे घूम रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है ये शायद कुछ कर देगा, पर वो अपने इंटरेस्ट से तुम्हें लेके बैठा है। तुम्हारा भला अगर संसार में कोई वास्तव में सोच सकता है, या तो तुम सोच रहे हो, या मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ तो मैं कहते हैं तो भगवान सोचता है। तो तुम्हारे बारे में जो भी अच्छा होगा वो तो वो भगवान कर रहा है या तुम खुद कर रहे हो। और अगर तुम्हारा कोई गलती हुई है तो वो या तो ऊपर ही है, तुम्हारी गलती है। बाकी बंदों से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस दिन से मेरा दुनियादारी से लेना देना खींच लिया ना, कि क्या तो मुझे देगा क्या तो मुझे लेगा, मुझे तो मेरे पे ध्यान देना है, मेरे को मैं ही निहाल करूंगा, बस वो ध्यान दिया ना, तो उस दिन से लाइफ थोड़ी पलट गई। अब मैं किसी पे ऊपर ये नहीं हूँ, ये आदमी आगे लेके जाएगा, वो आदमी पीछे नहीं, मैं खुद हूँ, मेरे साथ ये आदमी मिलेगा और आगे जड़ जाएंगे, अच्छी बात है, पर डिपेंडेंट किसी पे नहीं। राइट, इस पे ना भाई मेरे को वही 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की बात याद आ रही है, दोनों चीज़ें। मतलब वो फर्स्ट हैबिट ये बी प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट खराब है, लोग खराब है, घर वाले खराब है, पैसे नहीं दे रहे इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, कैमरा नहीं दिला रहे इसलिए मैं यूट्यूब नहीं कर पा रहा हूँ, ब्लेम करता रहता है हर एक चीज़ पे। वो रिएक्टिव लोग होता है। आप प्रोएक्टिव बन जाओ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मैं करूँगा। यूट्यूब चैनल ठीक है, कोई मदद नहीं करेगा, मैं खुद से बनाऊंगा भाई। कोई पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, मैं क्या करूंगा जो बिना पैसे के जो चीज़ें कर सकता हूँ, एटलीस्ट मोबाइल से वीडियो बनाना चालू करो। आप अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद की ले ली है और आप उससे रिलेटेड कर रहे हो। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं भाई ऐड करना चाहूँगा, एक सेल्फिश जीन करके बुक है। हर इंसान में कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस होती ही है, लेकिन उसको भी बीट करने का एक सिंपल सा तरीका है। मैं कोलैबोरेशन में बहुत बिलीव करता हूँ भाई। हम अकेले बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन हम कोलैब साथ में मिलके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते नहीं, हैं। मैं देखो मैं कोलैबोरेशन का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं कहता हूँ कोलैब इज द ग्रेट थिंग। टीम, मैं एक एक आदमी को स्टेज से एक ही बात कहता हूँ, भैया टीम बनाओ, टीम में ना कुछ नहीं है, टीम बनाओ, टीम बनाओ, ग्रुप बनाओ। मेरी जो ये वाली बात थी वो थी किसी पे डिपेंड नहीं होना। राइट 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 डिपेंड और कोलैब दो अलग अलग चीजें। राइट मैंने कहा कि मैं जीशान भाई पे लटक गया, जीशान भाई मुझे आगे लेके जाएंगे, राइट जीशान भाई मुझे सारे काम है ना, जीशान भाई मुझे ये बताएंगे, जीशान भाई वो बताएंगे, जीशान भाई जीशान भाई जीशान भाई, तो वो ठीक नहीं। जीशान भाई को तुमको लगता है कि जीशान भाई मुझे 10 चीज़ देंगे, मैं जीशान भाई 10 चीज़ दूंगा, हम कोलैब करते हैं, हम साथ मिलते हैं, वो बढ़िया। डिपेंडेंसी गलत है। तो कई लोग क्या है, कहीं ना कहीं जैसे क्या होता है, ये पॉलिटिक्स में बहुत होता है। पॉलिटिक्स में एक आदमी एक नेताजी के पीछे जाता है, नेताजी नेताजी, मंत्री जी, उसको लगता है मंत्री जी बहुत जने क्या कर देंगे। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं करेंगे। तू ऐसे करता रह जाएगा, वो सेटल होते जाएंगे, एक दिन लात मार देंगे, तो मत घूम मंत्री जी, तेरे को तू ही नहीं हल करेगा। वही कि अपने आप को इतना वैल्यूबल बनाओ। मैं तो ये इसके बारे में ये जा रहा था कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और फिर आप है ना विन विन सिचुएशंस क्रिएट करो। वर्ल्ड में है ना, पॉलिटिक्स में चाहे इंटरनेशनली हो चाहे नेशनली हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरेस्ट। जैसे अमेरिका कहते हैं ना, आज इसके साथ उसके साथ, क्या चीज देख रहा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देख रहा आज हमने ये किया वो किया, इंटरेस्ट, तो एवरीथिंग इंटरेस्ट। तो तुम अपने अंदर एक चीज पैदा करो कि तुम में दुनिया का इंटरेस्ट आए। जब दुनिया तुम में इंटरेस्ट देखेगी तो अपने आप आ जाएगी, और फिर तुम मुझ में जो इंटरेस्ट हो ले लेना। राइट अब तुमने खुद में तो वैल्यू जीरो कर रखी। आपसे मिलना है साहब, जीशान भी मिल रहा है, राइट समझ भाई मैं तेरे से मिल लूंगा, फिर आपसे 2 घंटे बात करनी है, उसे फिर क्या होएगा? मेरा क्या, भाई तेरा तो चल हो जाएगा, Right. मेरा क्या होगा। अब जीशान भाई का नहीं होगा, जीशान भाई नहीं मिलेंगे, बोला जीशान भाई मिलते ही नहीं है मेरे से। अरे तो क्यों मिलेंगे भाई, कुछ तू भी तो लेके जा, वही कुछ तू value भी तो bring लेके करो, जा, value- वैल्यू तो लेके जा। Right, क्योंकि जीशान भाई खुद बोले, अच्छा आप अरे तेरे से तो मिलना है, आजा बैठ, ये बात बता, लेकिन तू ये भी तो, तू भी तो बता, राइट तभी तो है मजा। ये एक चीज आपने तुम सही बोली। लोग है ना, मतलब कहीं ना कहीं लगता है किसी से मिल जाएंगे, वो अगेन एक मैजिक पिल ढूंढते हैं। कई बार लोगों थिंकिंग, आई थिंक शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए ये था। शॉर्टकट क्या चीज का राज बताऊंगा आपको? हाँ हमारी बॉलीवुड मूवी में क्या है कि बच्चा गरीब है, हम्म, और बच्चा गरीब है और एक गाने में ही अमीर है, हाँ हाँ तो अरे तो हो गया, रे तो जल्दी जल्दी होता है। हमारे कैसे अखबार कैसे दिखाता है, किसान का बेटा था, 5 साल बाद देखो जी किसान का बेटा 200 करोड़ का आदमी। तो हमको एक खबर में, एक मूवी में लगता है बस ये यूं ही तो होता है, वो जर्नी खा जाता है मीडिया। मीडिया कहती है देखो इन्होंने 76 में कंपनी डाली,
कंपनी डालने के बाद 80s में इन्होंने प्रोडक्ट पे काम किया, 90s में टीम बनाई, 2000 में 5,000 करोड़ के आदमी है भाई। उसने 80s में टीम बनाई का मतलब 10 साल लगे उसको टीम बनाने में, है ना। 90s में प्रोडक्ट पे काम, उसने 20 साल किया, तूने उसके 20 साल दो लाइन में गिना दिए। तूने उसकी गरीबी पे आधा घंटा रोया, अब उसकी अमीरी पे आधा घंटा रोया, और प्रोसेस पे तूने 2 ही लाइन लिखी। तो प्रोसेस को क्या मीडिया भी खा गया, टीवी भी खा गया, बस या तो गरीबी है, ये ऐसे, ये तुम्हें बनना नहीं है, ये तुम्हें बनना है, ठीक है। इससे नफरत करो, इससे प्यार करो, ये रास्ता क्या है इसको कोई बता ही नहीं रहा है। वही वो बोलते ना, आइसबर्ग वाला सीन, सक्सेस का आइसबर्ग का सिर्फ ऊपर का पार्ट दिखता है, और कई बार लोग वही दिखाते हैं क्योंकि वही सबसे शाइनी है, सबसे ज़्यादा वो बटरफ्लाई इफेक्ट बोलो या फिर डायमंड इफेक्ट बोलो, कि सबसे ज़्यादा चमक के वही दिखता है, तो लोग वही चीज़ को दिखाते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो घसने का पूरा प्रोसेस था, वो कैटरपिलर जो कैकून में था अंदर बहुत टाइम तक था, वो वाला प्रोसेस नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो इतने ग्लैमरस नहीं है। लेकिन एक्चुअल में पूरी ज़िंदगी वो बिना ग्लैमरस वही की तो है। जाती है। तो जो ग्लैमर के पीछे भागेगा उसको नहीं मिलेगा। अगेन वही बात आ गई ना, जो जिसके पीछे भाग रहा है उसको नहीं मिल रहा ना, वही तो बात आ गई कि ग्लैमर चाहिए, भाग भाग भाग, ग्लैमर के पीछे मिलेगा ही नहीं नहीं। मिलेगा। तुम भाग मेहनत के पीछे, ग्लैमर मिलेगा। राइट मेहनत के पीछे भागोगे तो ग्लैमर मिलेगा, ग्लैमर के पीछे भागोगे मेहनत मिलेगी। राइट एग्जैक्टली भाई। अच्छा भाई, एक और गेम खेलेंगे, जो मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपके दिमाग में जो भी आता है उससे रिलेटेड आप फटक से बोलना उससे रिलेटेड, ठीक है। सक्सेस, मेंटल पीस, पर्सनल ब्रांडिंग, राहुल मालोदिया, इंस्पिरेशन, रतन टाटा, कोलैबोरेशन, जीशान भाई, ऑनलाइन कोर्स, व्यापारी टू सी यू, मोटिवेशन, मोटिवेशन दशरथ मांझी, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट टोनी रॉबिन्स, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर भुवन बाम, मैरिज, मैरिज विधि, स्टार्टअप, स्टार्टअप यूनिकॉर्न और बस्ट, कर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, एआई, AI, द फ्यूचर, आईपीओ, मस्ट फॉर अ कंपनी, यूथ, youth full of energy and they should do something for country, बुक्स, best friend, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, it exists, it happens, you should try it, माइंडसेट, should be positive and it is the key to everything, फिटनेस, most important, but I don't do it right now and working on it. ओके, पॉलिटिक्स, Politics, most powerful thing and it changed the course of any country or organization. ओके, श्री नरेंद्र मोदी जी, Visionary, वेल्थ, wealth equity से आती है, जीरोधा, Zerodha great startup and everybody should look toward them कि ऐसा हो startup. आइडिया, Idea, start of anything but not the end. फंडिंग, Funding important at the later stage, not initial stage. सोशल मीडिया, Social media, the future लीडरशिप, is the key to build a great organization. इंडिया, अपना टाइम आ गया, फेम, good लेकिन but most people can't handle it. केस स्टडीज, Best tool to learn लग्जरी, is anything that gives you a superior feeling. ओके, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग था। कंपनी कल्चर कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? कंपनी कल्चर ऐसा होना चाहिए कि बंदे को संडे बुरा लगने लगे, संडे को घर बैठ के बोले कि अरे यार क्या संडे बीच बीच में आ जाता है, बिना बात घर बैठना पड़ता है, कब ये संडे जाए यार, कब मैं ऑफिस जाऊं। कल्चर ऐसा होना चाहिए कि भैया आप एक टीम कंपनी में क्या है, एक टीम है जो एक कॉमन मिशन के पीछे लग रही है। तो हर आदमी को अगर वो कॉमन मिशन पता है और वो अपनी अपनी जॉब में अपने अपने रोल में सही फिट है तो उसको मजा आना चाहिए। और ये जिम्मेदारी लीडर की है, लीडर की जिम्मेदारी है कि जो कंपनी का गोल है वो एक एक आदमी तक पहुंचाए, उस गोल के अकॉर्डिंग ही रोल बनाए और वैसी तरह का आदमी लाए जो उस रोल में काम करे। आपको फियर के द्वारा कंपनी लीड नहीं करनी है, ग्रीड के द्वारा लीड नहीं करनी है, आपको आइडिया और पैशन से कंपनी को लीड करना है। आपको एम्प्लॉय को ये नहीं मानना है कि एम्प्लॉय ये सैलरी लेगा घर जाएगा, आपको उसको अपनी पूरी ग्रोथ का हिस्सा बनाना है। जब कोई व्यक्ति एम्प्लॉय बन के आपकी टीम में आया और आपके लिए काम कर रहा है तो उसका अभी करंट कैसा चल रहा है वो जिम्मेदारी आपकी, उसके फ्यूचर की जिम्मेदारी आपकी, उसकी मेडिकल कोई दिक्कत है तो जिम्मेदारी आपकी, उसके समाज में उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है चाहे फैमिली की, वो जिम्मेदारी भी आपकी, और उसका फ्यूचर सेट हो और वो एक सक्सेसफुल आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ जिए वो भी जिम्मेदारी आपकी। तो अगर आप अपनी कंपनी के वजह से, हमारी कंपनी में हम एम्प्लॉय को क्या क्या सुविधा देते हैं, हम सैलरी अच्छी देते हैं, मार्केट रेट से अच्छी देते हैं, सबका PF करा रखा है, सबका हमने मेडिक्लेम करा रखा है, सबका हमने टर्म करा रखा है। हम महीने में एक बार कहीं ना कहीं घूमने, चाहे मूवी हो चाहे क्रिकेट हो या कुछ ना कुछ कहीं हम जाते हैं। साल में एक बार नेशनल ट्रिप, साल में एक बार इंटरनेशनल ट्रिप, ये हम एम्प्लॉय पे खर्चा करते हैं। और आगे जाके हम उसको प्रॉफिट में परसेंटेज देने का या कंपनी में शेयर देने का भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी जब लिस्टेड होगी हम ये भी करेंगे। सो एम्प्लॉय को हम ऐसा, एम्प्लॉय इज नॉट एम्प्लॉय, इज योर पार्टनर।
अगर तुमने उसको ऐसा मान लिया तो वो तुम्हारे लिए जान लगा के काम करेगा। ये मत सोचो कि मेरी कंपनी में मैं अकेला और 499 एम्प्लॉई हैं, 500 लोग हम मिलके कोई कॉमन काम कर रहे हैं। राइट, मेक सेंस। सो अगर किसी को भी और डिटेल में अच्छे से जानना है वेल्थ के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, तो लोग क्या कर सकते हैं? कोई कॉल टू एक्शन यूथ के लिए? देखो मेरा कॉल टू एक्शन सिंपल सा, अगेन मैंने कहा आप स्किल्स पे ध्यान दीजिए, और जो मैंने स्किल आपको बताई कि एम्प्लॉय वाली स्किल है, फाइनेंस वाली स्किल, मार्केटिंग स्किल, इस पे ध्यान दो, तभी आपका बिजनेस बनेगा और तभी आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे, देखो बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है और बहुत सारे कोर्सेज है। उसमें मैं जो चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ, अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो व्यापारी टू सीईओ करके एक सेशन है जो हर संडे 10 से 2 करते हैं, और उस पर हम बहुत सारे लोगों को इन बेसिक आप क्या कर रहे हो, क्या गलत है क्या सही है, वो बताते हैं। और फिर स्किल को लेके अलग से कोर्सेज हैं और हम हैंड होल्डिंग भी प्रोवाइड कराते हैं बहुत सारे लोगों को। और इसके अलावा मैंने जैसे सोचा था, मार्वल यूनिवर्स है ना, जैसे मार्वल ने एक पूरी यूनिवर्स बना दी कि 6 कैरेक्टर है, उन पे मूवी है, फिर उनकी कॉमन मूवी है, तो वैसे ही मैं एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहा हूँ कि ऐसी कोई भी स्किल जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर मेरा एक कोर्स होगा। हर वो स्किल जो यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर एक कोर्स होगा। तो धीरे धीरे यूनिवर्स बन रही है। अभी सिर्फ एक कोर्स आया है मनी वाला, पर धीरे धीरे यूनिवर्स बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट पे भी कोर्स आने वाला है, फ्रेंचाइजी, डीलर मैनेजमेंट, हर बिजनेस की बड़ी समस्या पे एक कोर्स आएगा। और इसको कोर्स को अफोर्डेबल रख रहे हैं हम। जैसे ये मनी कोर्स है मात्र 2,000 रुपये का। ये कोर्स करने के बाद जीशान भाई मैं आपसे 50,000 मांगू तो 50,000 भी दोगे आप? कह रहे कोर्स 50,000 का है पर वो 2,000 में है, क्योंकि मुझे पहुंचना है मास तक। वेरी नाइस भाई, बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच भाई अपना टाइम देने के लिए। अगर आप लोग ज़रा भी इंटरेस्टेड हो तो लिंक सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। भाई के सोशल मीडिया और सारे बिजनेसेस, वर्कशॉप, वो सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच भाई अपना टाइम देने के लिए, मज़ा आया। वैसे तो हम लोग और बहुत बात कर सकते हैं लेकिन अभी आपका भी मीटिंग है दूसरा। विल टॉक भाई। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। मैं ट्राई करूँगा कभी वापस से हमारी मुलाकात होगी तो आपके क्वेश्चन मैं भाई से वापस से पूछूंगा नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए भाई। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।